2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव एक ऐसा नतीजा जिसने 15.5 साल पुरानी एक बेहद मजबूत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। सच कहें तो भारतीय राजनीति में जब कोई सत्ता इतने लंबे समय तक टिकती है ना, तो वो सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था बन जाती है। ऐसे में उसका इस तरह से गिरना कोई छोटी बात नहीं है। आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल डेटा और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे कि आखिर ये ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ कैसे, बिना किसी लाग लपेट के सीधा रणनीतियों और जमीनी हकीकत को डिकोड करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, 15 साल पुराना ये अभेद्य राजनीतिक किला आखिर ढहा कैसे? लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी अचानक सत्ता से बाहर। ये नतीजा पूरे देश के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन देखिए, राजनीति में कोई भी बदलाव रातों रात या किसी जादू से नहीं होता। इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट जमीनी हकीकतें और कुछ अचूक रणनीतियां होती हैं। आइए उन्हीं आंकड़ों और वजहों को गहराई से समझते हैं। आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से 5 अहम हिस्सों में बटी होगी। शुरुआत करेंगे एंटी इनकम्बेंसी और असंतोष से, फिर बात होगी महिलाओं के वोट स्विंग की, उसके बाद फिशिंग पॉलिटिक्स की वो अनोखी रणनीति देखेंगे, फिर चुनावी तंत्र और डेमोग्राफी के डेटा पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उन वादों की जो आगे का रास्ता तय करेंगे। तो चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पहला अहम पहलू है सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ता असंतोष। जाहिर सी बात है, 1.5 दशक पुरानी सरकार अचानक नहीं गिरती। इसके पीछे सालों से पनप रही दरारें होती हैं। जमीनी स्तर पर जनता का गुस्सा किन बातों पर उबल रहा था? मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक मुद्दे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। युवाओं को काम के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ रहा था और इस पलायन ने परिवारों में एक गहरी हताशा भर दी थी। इसके ऊपर से एसएससी शिक्षक भर्ती जैसे घोटालों ने इस निराशा को सीधा गुस्से में बदल दिया। जरा सोचने वाली बात है कि योग्य उम्मीदवार सालों तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कथित तौर पर नौकरियां बिक रही हैं। इन सब के अलावा रोजमर्रा के कामों में जिस सिंडिकेट सिस्टम का दबदबा बन गया था, जहां छोटे मोटे निर्माण से लेकर व्यापार तक में कटमनी देनी पड़ती थी, उसने आम इंसान को पूरी तरह से थका दिया था। एक खामोश लेकिन बेहद मजबूत सत्ता विरोधी लहर यहीं से उठने लगी थी। और इन सब सुलगते मुद्दों के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में हुई इस भयानक घटना और उसके बाद प्रशासन की जिस तरह की प्रतिक्रिया रही, उसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। विश्लेषकों का बिल्कुल साफ मानना है कि ये घटना पिछली सरकार के पतन में आखिरी कील साबित हुई। महिला सुरक्षा को लेकर जो भी दावे थे वे एकदम खोखले नजर आने लगे और व्यवस्था पर से जनता का बचा खुचा भरोसा भी पूरी तरह टूट गया। सुरक्षा के इसी मुद्दे ने एक बहुत बड़े चुनावी बदलाव की नींव रखी। हमारा दूसरा पहलू है महिलाओं का वोट जीतना। किसी भी चुनाव में पारंपरिक वोटिंग पैटर्न का इस तरह से बदलना इतिहास में दर्ज होने लायक घटना है। एक तरफ दशकों पुरानी मां माटी मानुष की अपील थी। पिछली सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं का एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया था जिसे अभेद्य माना जाता था। लेकिन इसके ठीक उलट विपक्ष ने एक बिल्कुल नई और बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने सीधा न्याय और सुरक्षा को मुद्दा बना दिया। संदेशखाली की कथित घटनाओं और आरजी कर केस के पीड़ित परिवारों के सदस्यों को ही सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इस एक कदम ने पूरे चुनावी विमर्श को पलट दिया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को सीधे तौर पर एक चेहरा मिल गया और सत्ताधारी पार्टी के उसी सबसे मजबूत अजय दुर्ग यानी महिला वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध लग गई। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और सांस्कृतिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द फिशिंग पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी। राजनीति में सांस्कृतिक बदलाव कैसे काम करता है, ये समझना वाकई बहुत मजेदार है। ये फिशिंग पॉलिटिक्स आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो किसी राजनीतिक दल द्वारा वहां के बिल्कुल स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों को गहराई से अपना लेना। भारतीय राजनीति में ये इसलिए भी खास है क्योंकि विपक्ष की छवि राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर एक हिंदी भाषी और मुख्य रूप से शाकाहारी पार्टी की रही है। बंगाल में उनके विरोधी हमेशा उन पर बाहरी होने का ठप्पा लगाते थे कि भाई इन्हें बंगाली संस्कृति या खान पान की कोई समझ नहीं है। इस बाहरी टैग को तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत मछली, मांस और अंडे को खुलेआम अपनाया गया। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं थी, ये बंगाली अस्मिता और उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ने का एक बहुत ही शानदार राजनीतिक दाव था। इस रणनीति का पैमाना इस 4x यानी 4 गुना के आंकड़े से समझा जा सकता है।
सत्ताधारी दल का एक बड़ा हमला ये था कि अगर विपक्ष जीत गया तो बंगाल में मांसाहार पर बैन लग जाएगा। अब इसके जवाब में विपक्ष बचाव में नहीं उतरा, बल्कि वो पूरी तरह आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ तौर पर गारंटी दी कि खान पान पर कोई पाबंदी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सरकार बनने पर बंगाल में मछली उत्पादन और खपत को सीधा 4 गुना तक बढ़ाने के लिए विशेष नीतियां लाई जाएंगी। बिल्कुल सटीक निशाना। इसने विपक्ष को सांस्कृतिक रूप से बंगाली मतदाताओं के एकदम करीब ला खड़ा किया। सांस्कृतिक प्रतीकों और भावनाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे ठोस डेटा की बात करते हैं। हमारा अगला सेक्शन उन व्यवस्थागत बदलावों पर है जिन्होंने बैलेट बॉक्स पर सीधा असर डाला, यानी चुनावी तंत्र और डेमोग्राफी। 91 लाख, 91 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। किसी भी राज्य में ये आंकड़ा पूरी की पूरी सरकारें बनाने या गिराने की ताकत रखता है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान चलाया और करीब 91 लाख अमान्य, मृत या फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए। ये एक ऐसा कदम था जिसने जमीनी स्तर पर चुनाव के पूरे गणित को हिलाकर रख दिया। कई बार हार जीत का अंतर बहुत मामूली होता है। ऐसे में वोटर लिस्ट की ये जबरदस्त सफाई चुनाव परिणामों की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। इस डेटा का असली असर 5 प्रमुख जिलों के गणित से बिल्कुल साफ हो जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पिछली सत्ताधारी पार्टी ने इन्हीं 5 जिलों में एक तरफा क्लीन स्वीप करते हुए 110 सीटें जीती थी। ये उनका सबसे मजबूत किला था। लेकिन जो डेटा सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। पूरे राज्य में जो 91 लाख वोटर्स डिलीट हुए, उनमें से 50% यानी करीब 45 लाख वोटर्स सिर्फ इन्हीं 5 जिलों से थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। बिना एक भी वोट पड़े सिर्फ वोटर लिस्ट के इस कड़े संशोधन ने पुरानी सरकार के सबसे मजबूत और अजेय माने जाने वाले गढ़ों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। चुनावी तंत्र की सफाई के साथ साथ जमीन पर एक बहुत बड़ा वैचारिक नैरेटिव भी काम कर रहा था। इस चुनाव में डेमोग्राफी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। विपक्ष ने पिछली सरकार की कथित मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों और सीमावर्ती जिलों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों के खिलाफ बहुत मजबूती से आवाज उठाई। घुसपैठ, बदलती डेमोग्राफी और सांस्कृतिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। इस विमर्श ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने बहुसंख्यक हिंदू वोटों को, जो पहले अलग अलग जातियों और वर्गों में बटे हुए थे, एकजुट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, वादे और आगे का रास्ता। आखिर वो क्या ठोस वादे थे जिनके दम पर बंगाल की जनता ने ये ऐतिहासिक जनादेश दिया, और राज्य के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? नई सरकार ने चुनाव से पहले ये 4 बहुत ही प्रमुख वादे रखे थे। पहला, एक डबल इंजन सरकार बनाना जो केंद्र के साथ मिलकर राज्य में स्थिरता और बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स ला सके। दूसरा, आयुष्मान भारत जैसी उन केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को तुरंत लागू करना जो राजनीतिक कारणों से सालों से अटकी हुई थी। तीसरा, घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं को मजबूत करना और CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को सख्ती से लागू करना। और चौथा, सबसे बड़ा वादा, सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही राज्य में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। ये वादे साफ तौर पर आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और वैचारिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं। अब इस पूरे क्षेत्रीय चुनाव का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस तथाकथित बंगाल मॉडल के टूटने का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों पर पड़ेगा। पिछले कई सालों से बंगाल विपक्ष के लिए एक ऐसा मॉडल था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता था। इसका ढह जाना 2029 के आम चुनावों से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़े संकट की घंटी है। इससे न केवल उनके खाते से एक अहम राज्य निकल गया है, बल्कि उनकी राष्ट्रीय रणनीति और मनोबल को भी एक करारा झटका लगा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष आखिर में इस एक बड़े सवाल पर आकर टिकता है, क्या नई सरकार 2029 के अहम राष्ट्रीय चुनावों से पहले अपने इन भारी भरकम डबल इंजन के वादों को सच में हकीकत में बदल पाएगी? वादे करना एक बात है, लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां 15 साल पुरानी एक अलग ही तरह की व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थीं, उसे रातों रात बदलना कोई छोटी चुनौती नहीं होगी। इस सवाल का जवाब न सिर्फ बंगाल की बल्कि आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। आने वाले सालों में इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।